की शुरुआत कच्चे तेल से कर लेते हैं क्योंकि जोरदार गिरावट देखने को मिली है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय बाजारों के लिहाज से भी काफी सारे क्यूज निकल के आ रहे हैं। अब जिस तरह से यूक्रेन ने थोड़ी सी अपनी टोन चेंज की है उसका एक इम्पैक्ट है। यूएस में इन्वेंट्रीज लगातार बढ़ी हैं। क्या कुछ आप वॉच कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? नहीं, यूएस की इन्वेंट्रीज की तो बात सही है और दूसरी तरफ चाइना से भी जो थोड़ा सिग्नल पॉजिटिव है, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह इस समय यही है कि यूक्रेन ने थोड़ा सा उनका रवैया जो है उसमें थोड़ा लचीलापन आया है। पहले उनका रवैया ये था कि वो किसी भी तरह की पीस टॉक में शामिल नहीं होंगे जब तक उनकी कुछ शर्तें उनको नहीं माना जाता। और यूरोप के भी देश, खासतौर से फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, वो काफी हद तक जो है उसका साथ दे रहे थे यूक्रेन का। लेकिन अभी थोड़ी नरमी आई है और जैसे मैंने कहा कि जो डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल से देखते हैं तो तेल की कीमत आज की तारीख में $60 से ऊपर होनी नहीं चाहिए, बल्कि 58 और 60 के बीच में होनी चाहिए। डिमांड सप्लाई फंडामेंटल, बाकी तो सारा प्रीमियम है, जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है और उसमें सबसे बड़ा प्रीमियम हमेशा यूक्रेन रहा है। तो अभी इसलिए जो देख रहे हैं, जैसे जैसे लगने लगा बाजार को शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए तो वो प्रीमियम जो है धीरे धीरे हटना शुरू हो रहा है। लेकिन मेरा अपना जो अनुभव है, मैं 9 साल यूरोप में रहा हूँ, हर महीने लगभग वहां जाता हूँ, मेरा अनुभव ये है कि थोड़ा सा भी जल्दबाजी है, देखना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप का देशों का जो रवैया यूक्रेन को लेकर के काफी अड़ियल है और वो इतनी जल्दी जो है वो ट्रम्प साहब की बात में 100% मानने को तैयार नहीं होंगे। और रूस का अपना एक नजरिया है, अपना एजेंडा है, वो उस हिसाब से देख रहे हैं। तो अगर 1 से 10 के स्केल पे बात करें, जितना बाजार ऑप्टिमिस्ट हो गया है, मैं 1 से 10 के स्केल पे अभी सिर्फ 4 से ऊपर नहीं जाऊंगा। बाजार तो लगभग 7 में पहुंचा हुआ है। ऑल राइट। नरेंद्र जी, साथ ही साथ अगर हम इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात करें तो एक तरफ रशिया के जो सैंक्शंस हैं उनकी कंपनीज पे वो आज इन इफेक्ट आ जाते हैं, दूसरी तरफ हमने इंडियन कंपनीज, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हों, रिलायंस फॉर दैट मैटर, सभी ने कहा है कि वो अपनी खरीदारी यहाँ पर रशिया से कम करेंगे, बंद कर देंगे, री एक्सपोर्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं आप ये चेंज, और जिस तरह से भारत ने अब यूएस से इम्पोर्ट करना शुरू किया है, आप कहेंगे वो डायनामिक्स ऑन ग्राउंड बदल रहे हैं? देखिए, क्या है कि इस समय सबसे बड़ा भारत के लिए जो सबसे बड़ी अहमियत है, सबसे बड़ी पहल है, वो ये है कि जो ट्रेड डील है अमेरिका से साइन हो। अब जब डील का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो यही होता है लेन देन। तो लेन देन उस समय चल रहा है। अमेरिका काफी चीजों में जोर डाल रहा है। अभी 3 दिन पहले हमने उनसे एलपीजी पे डील साइन करी, कच्चा तेल भी हम ज्यादा उनसे मंगा रहे हैं, वो एलएनजी भी और बेचना चाहते हैं और भी बहुत सारी चीजें जिसमें कुछ एग्रीकल्चर वगैरह भी है, इस तरह की चीज के प्रोडक्ट शामिल हैं। तो ये सब कौन की बात है, वो कहते हैं आप हमसे जो है वो भुट्टा लीजिए और उसको यहाँ पे जो है उसे इथेनॉल बनाइए, उसको जिससे कि जो आम जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया वो इम्पेक्टेड ना। तो लेन देन इस समय चल रहा है, लेकिन इतना तय हो गया है कि जो खासतौर से रूस से तेल की बात थी, जो बहुत बड़ा एक पॉइंट था उनके लिए, उस पर भारत ने लचीलापन दिखाया है और लचीलेपन का नतीजा है कि ऐसा लगने लगा है कि शायद ट्रेड डील जो है वो पटरी पे है और शायद आने वाले कुछ सप्ताह के अंदर जो कम से कम इंटरिम डील या पहली डील या डील 1 तो साइन हो जाए। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाता है कि जो कूटनीति के अंदर अड़ियल और ये से तो बात चलती नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि रूस के साथ जो संबंध है वो अब बरकरार रहेंगे। यूक्रेन युद्ध से पहले भी वहां से तेल ज्यादा नहीं मंगाते थे। हालांकि $18 बिलियन का हमारा तेल क्षेत्र में रूस में निवेश है भारत की कंपनियों का। और दूसरी तरफ ये है कि रूस का भी भारत में पूरी एक रिफाइनरी जो है वो रशिया की रोसनेफ्ट की है, तो वो और निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। अभी वहाँ के राष्ट्रपति आ रहे हैं, सुना है एनर्जी सेक्टर में भी कुछ डील होने वाली है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना जरूर है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो अमेरिका से इस समय जो ट्रेड डील की बात हो रही है उसमें लेन देन में जो हम आयात रूस से तेल करते थे वो कहीं ना कहीं उसके शिकंजे में आया है, जिससे कि रूस से तेल उतना नहीं आ पाएगा जितना कि लाना चाहते थे। लेकिन दूसरा अर्थशास्त्र जो है वो देखना पड़ेगा। अब बाहर से कहीं लाएंगे, अमेरिका से लाएंगे तो तेल थोड़ा महंगा जरूर होगा जो हम रूस से लेते हैं उसके मुकाबले। नरेंद्र जी, आगे जाकर अब सिर्फ कच्चे तेल की बात नहीं है, एलएनजी भी यहाँ पर भारत इंपोर्ट करने वाला है यूएस से, और जिस तरह के नंबर्स की बात की जा रही है वो 10% तक दर्शाते हैं जो यूएस से आएगा। ओवरऑल जो लेटेस्ट डेटा मिनिस्ट्री से आया है उसमें यह भी मालूम पड़ता है कि जो रिलायंस है वो 80% से अब बढ़ती हुई नजर आई है। पीक ऑयल तो बहुत दूर की बात है, जिस तरह से इंडिया की रिलायंस इंपोर्ट्स पे बढ़ रही है, आपको क्या लगता है और 5 साल में किस तरह के नंबर्स होंगे ये? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सब बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था का उठाकर देखते हैं,
अभी भी जो 89% जो ऊर्जा आती है वो फॉसिल फ्यूल से आती है। मतलब तेल हो गया, गैस हो गया, कोयला होगा, इसी से आती है। और ये अभी इतनी जल्दी बदलने वाला है नहीं। और भारत तो उन देशों में और भी आगे, हमारी निर्भरता तो और भी ज्यादा है। अगर हमको 9% 8% ग्रोथ करना है तो हमको और कच्चा तेल चाहिए होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये अभी जो रूस और अमेरिका डील सा मसला चल रहा है, एक तरफ की बात है। लेकिन जो तेल पे हमारी निर्भरता आने वाले दिनों के अंदर, आज लगभग 56 लाख बैरल प्रतिदिन हम तेल को जो है तेल खर्च करते हैं और उसकी भारी मात्रा में लगभग 89% आयात करते हैं। आने वाले समय में मेरा अपना बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है कि हम 7 मिलियन बैरल्स ऑयल जो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो सारा अमेरिका तो दे ही नहीं सकता। वो अमेरिका से अर्थशास्त्र भी इतना जो है अनुकूल नहीं है, क्योंकि समुद्र से जो जहाज से टाइम आता है बहुत समय लगता है, 1 महीना लग जाता है, जबकि खाड़ी के देशों से नजदीक आता है। तो हमारी इतनी जरूरत बढ़ने वाली है कि जो भी हमको अच्छे दाम पे अच्छी शर्तों पे तेल दे सकता है वो हमको जो है वहां से हम लेंगे। हमने देखा किस तरीके से अमेरिका ने, हम रूस से तेल मंगाते हैं सिर्फ इसलिए सस्ता है और कोई कारण नहीं था, लेकिन अमेरिका ने किस तरीके से जो है अपनी कूटनीति उस पर चलाई और कहीं ना कहीं कूटनीति में उसमें जो अपने जो ट्रेड डील है उसमें उसका वो फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दुनिया बहुत बेरहम है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई मित्र नहीं होता। हमने देख लिया रूस अमेरिका के तेल के मसले में कि कोई मित्र नहीं होता। तो हमने अपने जो भंडार है उन पर खोज करनी चाहिए, खासतौर से अंडमान में और ऑफशोर में। लेकिन दूसरी तरफ विदेशों में जाके तेल के कुएं खरीदने चाहिए, भंडार खरीदने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जैसी जैसी हमारी निर्भरता तेल पे बढ़ेगी, हमने देखा अमेरिका ने क्या किया, और भी देश ऐसा कर सकते हैं। हमको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। लेकिन तेल की डिमांड भारत में बढ़ने वाली, गैस की डिमांड बढ़ने वाली, और आने वाले कम से कम 10 साल में कोयले की डिमांड भी बढ़ने वाली। ऑल राइट। तो वेल आपसे यहाँ पर एक पैरेलल फ्यूल ज़रूर यहाँ पर चलते हुए नजर आए हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी है। लेकिन जहाँ तक फॉसिल फ्यूल्स है, फिर चाहे वो कच्चा तेल है, कोल है, यहाँ पर डिमांड आगे भी लगातार बढ़ती ही रहेगी, स्पेशली भारत जैसी कंट्री से। नरेंद्र तनेजा जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो काफ़ी सारे जो इवेंट्स हैं उनको एनालाइज भी करने के लिए।